डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन 9th एंड 10th। तो आज 9th क्लास के बच्चों के लिए मैं लेकर आई हूँ फुल सिलेबस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिनमें बहुत सारे पार्ट्स होंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो पूरे चैप्टर से यानी कि सेल, टिश्यू और फूड प्रोडक्शन, तीनों चैप्टर से जो आपके सिलेबस में है उन तीनों चैप्टर से आपके क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है, तुरंत खत्म हो जाएंगे। अच्छे से इसको सॉल्व करने की कोशिश पहले खुद से करना, उसके बाद मैं तो हूं ही आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेम द सेल ऑर्गेनल फॉर द फॉलोइंग प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द सेल। कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और सेल को स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है। उसके बाद है कि इट इज अ साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस एंड हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। कौन सा सेल ऑर्गेनल ऐसा है जो लिपिड के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जिसमें किसी भी तरह के टॉक्सिन या फिर ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन होता है? तीसरा है द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टे, इट हैज ओन डीएनए एंड प्रोटीन। कौन सा सेल ऑर्गेनल ऐसा होता है जिसका खुद का एक इनर फोल्डिंग प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्रिस्टे बोलते हैं और जिसके पास खुद का डीएनए और प्रोटीन होता है? फिर है इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। मैंने आप लोगों को बता रखा है ऑलरेडी कि कौन सा सेल ऑर्गेनल लाइसोसोम के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है। इट इम्पार्ट्स कलर टू द फ्रूट एंड फ्लावर्स। कौन सा सेल ऑर्गेनल ऐसा है जो फ्रूट और फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करता है? तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आप लोगों को अगर आंसर आ रहा है तो सिंपल अपने कॉपी में ये करना कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद ABCDE करके आपको जो जो आंसर्स आ रहे हैं वो सारे लिख दो। उसके बाद अभी हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो आप देखना कि आपको कितने मार्क्स मिले, यानी कि आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। तो पहले का आंसर आपका बच्चों हो जाएगा सेल वॉल, है ना? है कि नहीं? पढ़ाया था कि नहीं मैंने आप लोगों को कि प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और सेल को ये स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। तभी तो सारे लीव्स एकदम इंटैक्ट होते हैं, बिल्कुल ही प्यारे से होते हैं, विल्ट नहीं करते जल्दी। इट इज अ साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस एंड हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। क्या होगा इसका आंसर? कौन सा सेल ऑर्गेनल लिपिड सिंथेसिस करवा रहा है? ऑब्वियसली इसका आंसर होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अगर आपका आंसर सही है देन वेरी गुड, एक्सीलेंट। अगर गलत है तो प्लीज इसको याद कर लो। द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टे एंड इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड प्रोटीन। कौन सा सेल ऑर्गेनल का स्ट्रक्चर ऐसा है जो डबल मेम्ब्रेनस है? तभी तो इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे फोल्ड्स आ जाते हैं। बताइए, इस तरह के स्ट्रक्चर किसमें आपको देखने को मिलेंगे? ये देखो, इनर मेम्ब्रेन की क्या है? फोल्डिंग है। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। सो दिस इज व्हाट? दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और प्रोटीन होता है ना? चलो, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। कौन सा सेल ऑर्गेनल ऐसा है जो लाइसोसोम का फॉर्मेशन करवाता है, उसमें हेल्प करता है? बताओ फटाफट से। बहुत प्यारा सा सेल ऑर्गेनल का नाम है, इट इज गोल्जी एपरेटस। इट इज गोल्जी एपरेटस, राइट? इट इम्पार्ट्स कलर टू द फ्रूट एंड फ्लावर्स। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि इसका आंसर प्लास्टिड होगा तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लास्टिड के भी अलग से 3 पार्ट्स होते हैं, 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड है ये सही आंसर है, पर अगर आप यहाँ पर प्लास्टिड लिखोगे तो इट मे बी रॉन्ग, बिकॉज प्लास्टिड में तो क्लोरोप्लास्ट भी होता है, प्लास्टिड में तो ल्यूकोप्लास्ट भी होता है, पर यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो। ये क्या हो रहा है इस पेन को? ये थक चुका है बिल्कुल, इसको नहीं मन कर रहा है लिखने का, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब देखो, ये थोड़ा सा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। Vasu was helping his mother in laying the table when they had some guests for dinner.
Vasu was about to sprinkle salt on salad for dressing. His mother stopped him from doing so and told him that it is too early to sprinkle salt on the salad. He should do so only when the guests are seated for having the dinner. अब क्वेश्चन नंबर 1 है, एक क्वेश्चन है, what would happen if salt is sprinkled on the salad? Which property of cell is seen in adding salt to it? What value of Vasu is seen? तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं वासु क्या कर रहा था। उसके घर में गेस्ट आने वाले थे, खाना जो था बिल्कुल अच्छे से टेबल पे सजा हुआ था, लेकिन वो जैसे ही सैलेड में स्प्रिंकल करने जा रहा था, सॉल्ट्स को नमक छिड़कने जा रहा था, थोड़ा सा उसको टेस्टी बनाने के लिए, थोड़ा और अच्छे तरीके से ड्रेस करने के लिए, तो उसकी मम्मी ने उसको रोक दिया और उन्होंने बोला कि अभी मत करो ऐसा, जब वो गेस्ट आ जाएंगे और टेबल पे बैठ जाएंगे खाना खाने के लिए तब ऐसा करना। तो क्यों उन्होंने रोका, क्या वजह थी, क्या रीजन था? व्हाट वुड हैपन इफ सॉल्ट इज स्प्रिंकल्ड ऑन द सैलेड? तो अगर ऐसा हो जाएगा तो आपको पता है क्या होगा, सॉल्ट क्या होता है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई होता है ना। तो जैसे ही सॉल्ट उसमें सैलेड में स्प्रिंकल किया जाएगा, वैसे ही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा सेल के बाहर, यानी सैलेड के सेल के बाहर, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा तो क्या होगा, सारे सेल लूज कर देंगे वाटर बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर मैं यहां पर लिखती हूं। इफ सॉल्ट इज sprinkled on the salad, it will make hypertonic solution outside the cell, cells, and the cells will lose water by osmosis, राइट। बहुत सिंपल सा आंसर था इसका, है ना, आप लोगों को पता था इसका आंसर। चलो फिर Which property of cell is seen in adding salt to it? कौन सा प्रॉपर्टी शो कर रहा है यहाँ पर? यहाँ पे एक्सऑस्मोसिस हो रहा है, क्योंकि सारे कंटेंट्स जो हैं सेल के अंदर के वो बाहर चले जाएंगे। बेसिकली क्या बोला जाता है, सब्जी जब हम बनाते हैं तो सब्जी में जैसे ही हम नमक डाल देते हैं ना, सब्जी तुरंत गलने लग जाती है, यानी कि पकने लग जाती है, अच्छी तरीके से वो मिक्सअप हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सारे उसके अंदर के सारे वेजिटेबल्स के जो सेल्स हैं वो पानी लूज करने लगते हैं, पानी छोड़ने लगता है, पानी छोड़ेगा तो पानी निकलेगा उसमें से, तो वो वाटर वेपर बनेगा, जिसके वजह से अगर हम सब्जी को ढक देते हैं कुकिंग करते वक्त तो जल्दी से वो सॉफ्ट हो जाते हैं और जल्दी से वो पक जाते हैं, राइट। तो बेसिकली हमारा फंडा क्या होता है, सैलड्स में जब हम वाटर सॉल्ट स्प्रिंकल करते हैं तो उसमें के सारे वाटर जो है वो लूज करने लग जाता है। आप घर पे भी देखते होगे सैलड में जब आप भी सॉल्ट स्प्रिंकल करते होगे तो कुछ देर में सारा पानी, खीरे में से पानी निकलने लगता है, टमाटर में से पानी निकलने लगता है ना, सारा पानी साइड में हो जाता है। तो फिर और सारे जो सैलड्स हैं शुरू में थोड़े से क्रंची लगेंगे, फ्रेश जब कटे होंगे तो आप जब उसको फ्रेश खाओगे विदाउट सॉल्ट तो आपको बहुत क्रंची लगेंगे, बट आफ्टर एडिंग सॉल्ट टू इट और थोड़ी देर रुक जाओ, जब उसका पानी बाहर निकल जाता है तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एक्सऑस्मोसिस। व्हाट वैल्यू ऑफ वासु इज सीन, ये थोड़ा सा मॉरल साइंस का क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले आप देख सकते हो कि वासु अपने मम्मी की हेल्प कर रहा था ताकि उसके गेस्ट जो आए तो फिर वो अच्छे तरीके से उनको केटर कर सके, अच्छे तरीके से होस्ट कर सके। सो ही वॉज अ रिस्पॉन्सिबल, काइंड एंड केयरिंग सन। ये ऐसा क्वेश्चन आ गया तो लिख देना, ठीक है, अदरवाइज मैंने बस ऐसे ही ऐड कर दिया सो दैट यू मे नो द वैल्यू ऑफ हेल्पिंग योर मदर।
चलो next question. Anu is a 5-year-old girl who joined the swimming classes. After the first class, she was worried when she saw her wrinkled fingers. She asked her elder sister about the wrinkling and shrinking of her fingers. Her sister explained Anu why it was so. तो अब पहला क्वेश्चन है कि why did the fingers wrinkle after swimming? क्यों wrinkle होने लग गए थे? क्योंकि सेल्स में क्या हो गया? Cells of the skin lost some water. Cells of the skin lost some वाटर. क्यों लूज करने लग गया? क्योंकि स्विमिंग पूल में क्लोरीन ऐड किया जाता है, जिसके वजह से स्विमिंग पूल के पानी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो जाता है, जिसके वजह से आपके स्किन के जो सेल्स है उसमें से वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा. तो स्किन तो रिंकल्ड हो ही जाएगी ना. वैसे भी घर के पानी में भी आप बहुत देर तक अगर हाथ डुबो कर रखोगे तो रिंकल्स आ जाएंगे बिकॉज ऑफ मेनी मिनरल्स एंड आयंस प्रेजेंट इन योर वाटर. What caused the shrinking or wrinkling of fingers? किस वजह से ऐसा हो गया? Because of the difference in concentration of water in the skin cells and swimming pool का water. Because of the difference in concentration of skin and water in swimming pool. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What value of Anu is seen in the above cast? क्या वैल्यू दिखाई गई है अनु की? अनु क्या है? She is curious about learning new things, है ना? She is a good learner जो अपने डाउट्स क्लैरिफाई करती है. तो आप भी ऐसे बनो, अनु की तरह बनो, ठीक है? अपने डाउट्स क्लैरिफाई किया करो. जहां पर भी दिक्कत आए, जहां पर भी आपको प्रॉब्लम फील हो, जहां पर भी आपके मन में थोड़ा सा भी कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तुरंत आप उसको क्लैरिफाई करने आ जाओ, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स और ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मसल्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी. तो जब मैं ड्रॉ करूंगी तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा. मैं यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम दिखा देती हूँ, आपको सिर्फ उसको ड्रॉ करना होगा अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो, ठीक है? अब एक होता है स्ट्राइटेड मसल्स, एक होते हैं क्या अनस्ट्राइटेड मसल, और तीसरा होता है कार्डियक मसल. कार्डियक मसल में भी स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती हैं थोड़ी बहुत, ठीक है? तो उसको हम अनस्ट्राइटेड नहीं बोलेंगे. अब जो अनस्ट्राइटेड है वो कौन सी मसल्स होती है? स्मूथ मसल्स होती हैं, राइट? अब स्ट्राइटेड मसल्स क्यों हम बोलते हैं? ये बेसिकली वॉलेंटरी फंक्शंस के लिए यूज होता है. वॉलेंटरी एक्टिविटीज, जैसे कि आप अपने हाथों से कुछ उठा रहे हो, ठीक है? या डंबल मार रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो आपके लेग के जो मसल्स होंगे वहां पर स्ट्राइशंस प्रेजेंट है. स्ट्राइशंस क्या होते हैं? बेसिकली ये लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, ऑल्टरनेटिव बैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे मसल्स में, ठीक है? तो ये होता है स्ट्राइशन. कोई भी चीज जब कोई भी डिजाइन ऑल्टरनेटिव मैनर में जब प्रेजेंट होती है किसी भी जगह पर, उसको हम स्ट्राइशन बोलते हैं. यहाँ पर स्ट्राइटेड मसल का क्या मतलब है? लाइट और डार्क बैंड ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होना. जब आप 11th क्लास में जाओगे और अगर आपने बायोलॉजी ली होगी 11th में, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा स्ट्राइशंस के बारे में, मसल्स के बारे में. बहुत ही कौन सा ए बैंड होता है, जेड बैंड होता है, ठीक है? लाइट एंड डार्क बैंड्स कौन कौन से होते हैं, क्या फंक्शन होता है, एवरीथिंग. तो अभी के लिए बस इतना याद रखो कि स्ट्राइटेड मसल जो है वो वॉलंटरी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि आपको वो खुद से अपने विल से, अपने इच्छा के अकॉर्डिंग आपको कोई काम करना है विद द यूज ऑफ योर
मसल, तो मसल में अगर ऐसे स्ट्राइशंस प्रेजेंट होंगे देन इट विल बी हेल्पफुल। और यहाँ पर स्मूथ मसल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज, जैसे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो गया आपके एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है, तो ये सारे स्मूथ मसल्स होंगे। यहाँ पर आप वॉलेंटरी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो इस एक्टिविटी में, आप चाहो चाहे ना चाहो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा ही होगा। आपके इंटरनल ऑर्गन्स में जितने भी तरह के मूवमेंट्स हो रहे हैं वो सारे स्मूथ मसल्स कर रहे हैं। तो स्मूथ मसल्स को क्या जरूरत होती है, न्यूक्लियस की जरूरत होती है ताकि उनको एनर्जी मिल सके, है ना। और स्मूथ मसल्स इसलिए स्मूथ होते हैं क्योंकि इनमें स्ट्राइशंस प्रेजेंट नहीं होते। तीसरा होता है कार्डियक मसल, जिसमें कार्डियक मसल का फाइबर प्रेजेंट होता है, ब्रांचिंग होती है सेल की, उसमें भी स्ट्राइशंस होते हैं और न्यूक्लियस होता है। तो तीन तरह के क्या हो गए आपके मसल हो गए। यहाँ पर डिफरेंस अगर आपको दिखाना होगा, अगर आपको लिखने को आ गया तो सीधा आप ये बोल सकते हो कि इसमें स्ट्राइशन प्रेजेंट है, इसमें स्ट्राइशन नहीं प्रेजेंट है, और इसमें भी थोड़ा बहुत स्ट्राइशन विद ब्रांचिंग प्रेजेंट है। ये वॉलंटरी एक्टिविटीज के लिए है, ये इनवॉलंटरी एक्टिविटीज के लिए। और कार्डियक मसल तो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ में प्रेजेंट, हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे ब्लड की पंपिंग के लिए यूज किए जाते हैं। सो यू विल टेल द डिफरेंस बिटवीन द थ्री। ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम, यहाँ पर सीधा आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि लकड़ी होती है ना, किसी भी ट्री का ट्रंक जैसा बनाते हो वैसा बना देना, और बीच में ऑल्टरनेटिव एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देना, एक वर्टिकल थोड़ा थोड़ा डॉट्स बना देना, फिर हॉरिजॉन्टल। ये हो गए स्ट्राइशंस, आपको मतलब साफ साफ समझ में आ जाएगा स्ट्राइशंस। और स्मूथ मसल्स में फिलीफॉर्म टाइप का ऐसा करके बना देना, ठीक है, अगर बनाने को आ जाता है तो बहुत इजी है। बीच में न्यूक्लियस जरूर डालना है इसके, ठीक, ओके डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक सेकेंड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन। न्यूरॉन का आपको एक वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना है। जब आप क्लास 10th में जाओगे अगले साल, थोड़े ही एक ही महीने के बाद या 2 महीने के बाद, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और पूरा कैसे आपका नर्वस सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड एवरीथिंग, पूरा नर्वस सिस्टम आपको पढ़ने को आएगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड ऑल्सो इन नहीं हाँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे आप सेल चैप्टर से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। कुछ नहीं करना, आपको पता है कि न्यूरॉन जो है वो लार्जेस्ट सेल होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में, लार्जेस्ट सेल। रुको अभी मैं लिख देती हूँ, पानी पी लेती हूँ पहले। तो न्यूरॉन क्या है, लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट। लार्जेस्ट क्या होता है अभी बताती हूँ, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट क्या होता है, ओवम, जो फीमेल्स में पाया जाता है, मेल्स में नहीं पाया जाता है, तो गुस्साना नहीं है। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, स्पर्म होता है, जो मेल्स में पाया जाता है। तो इट्स समथिंग डिफरेंट। यहाँ पर देखो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, आपको बस इस तरह की ब्रांचिंग बना देनी है, बहुत सारी छोटे छोटे आपको ओवल शेप्स बना देने हैं, उसको कनेक्ट कर देना है, और लास्ट में भी आपको इस तरह की ब्रांचिंग दिखा देनी है। यहाँ की ब्रांचिंग को डेंड्राइट बोला जाता है, यहाँ पे सिग्नल्स रिसीव किए जाते हैं। बीच की जो बॉडी है, ये येलो वाला जो पोर्शन है, दिस इज सेल बॉडी, जो पूरे सेल के मेंटेनेंस और उसके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस का रोल आप लोगों को पता ही है ना, टू रेगुलेट द डीएनए एंड द मेकिंग ऑफ प्रोटीन एंड एवरीथिंग। फिर सेल मेम्ब्रेन जो सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब ये क्या है, नोड ऑफ रैनवियर है, ठीक है, बीच में जो येलो येलो नोड्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, दिस इज नोड ऑफ रैनवियर। बीच में न्यूक्लियस है। ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, दिस इज एक्सॉन, और ये लास्ट वाला जो पोर्शन है, दिस इज एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। ये पूरी तरह से ये जितने भी छोटे छोटे
एक्सॉन नोड्स ऑफ रैनवियर के बीच बीच में जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं एक्सॉन के, इस ये कवर होता है माइलिन शीट से। माइलिन शीट क्या करता है, एक तरह से सिग्नल को की स्पीड को बढ़ाने के लिए भी काम आता है, और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आपस में एक दूसरे से कनेक्ट ना हो जाए इस चीज के लिए भी यूजफुल होता है। एक्सॉन टर्मिनल क्या कर रहा है, ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ जुड़ जाता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो हैं वो ट्रैवल कर पाते हैं। तो यहाँ पे बहुत इजी ये वाला तो क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर लोगे, राइट। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 6, नेम द फॉलोइंग टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। कौन सा टिश्यू है जो हमारे माउथ के इनर लाइनिंग को फॉर्म कर रहा है। टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन इन ह्यूमन, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट्स, टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी, कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स, टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर बताओ। पहले का आंसर क्या होगा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, है ना, पतली सी तो लेयर होती है, तो क्या है ये, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, राइट। टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन इन ह्यूमंस, कौन सा मसल, कौन सा टिश्यू वो होगा, दो तरह के टिश्यूज होते हैं, टेंडन्स और लिगामेंट्स। टेंडन क्या करता है, मसल को बोन से कनेक्ट करता है, लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है मसल टू बोन, तो इसका आंसर होगा टेंडन्स, है ना। टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट, मैंने आप लोगों को बताया था प्लांट्स में दो तरह के टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज पाए जाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। एक का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और एक का काम होता है मिनरल और वाटर को कंडक्ट करना इन द प्लांट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, तो क्या होगा इसका आंसर, जाइलम। टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी, कौन सा टिश्यू हमारे बॉडी में फैट को स्टोर कर रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को समझा रखा है, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज। कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स, कौन सा ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें मैट्रिक्स जो है उसका वो फ्लूइड है, जो उसका मिक्सचर है, जिसमें सारे के सारे सेल्स जो है वो रिलाई कर रहे हैं, वो एक फ्लूइड है। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू बहुत बहुत कॉमन है, ये ब्लड है आपका। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसमें जो फ्लूइड है वो मैट्रिक्स है, वो फ्लूइड ही है, और उसको क्या नाम दिया जाता है, फ्लूइड मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, राइट। चलो, टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, ब्रेन में हमारे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, सेल्स बता दो, चलो सेल्स बता दो, कौन सा सेल प्रेजेंट होगा हमारे ब्रेन में, हमारे नर्वस सिस्टम में नर्वस सेल्स प्रेजेंट होंगे, नर्व सेल्स प्रेजेंट होंगे, तो नर्व टिश्यू होंगे, ठीक है, सिंपल, उन्हीं सेल से तो बने हुए टिश्यूज होते हैं, तो यहाँ पे क्या होंगे, नर्व टिश्यूज, नर्व टिश्यूज, वेरी इजी है ना, इजी क्वेश्चन। अब मान लो 3 मार्क्स या 2 मार्क्स या 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन में अगर इतने सारे पार्ट्स आ गए तो आसानी से आप कम से कम कुछ नहीं तो 6 अगर यहाँ पर हैं तो 5 तो आसानी से कर ही दोगे आप लोग, है ना, तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, अब यहाँ पर देखो, पिजन पी इज अ सोर्स ऑफ डैश, बरसीम इज एन इम्पोर्टेंट डैश क्रॉप, द क्रॉप विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड एज डैश क्रॉप्स, डैश आर रिच इन विटामिन्स, डैश क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन। ये इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोटेक्शन वाले चैप्टर से आपका क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर बताइए। पिजन पी जो है वो गुड सोर्स क्या है, किस चीज का है, प्रोटीन का, प्रोटीन मिलेगा तभी तो सारा काम होगा ना रे बाबा, है ना। चलो, बरसीम क्या है, इंपॉर्टेंट, कौन सा किस टाइप का क्रॉप है, फॉडर क्रॉप है, फॉडर यानी कि चारा जो हम अपने कैटल्स को खिलाते हैं। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड एज, टू टाइप के क्रॉप्स होते हैं बेसिकली, मोस्टली, एक तो मिक्स क्रॉप, तो वो तो तीसरे टाइप का जो है वो तो अलग हो गया, एक होता है खरीफ क्रॉप, एक होता है राबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप जो है वो समर सीजन में होगा,
राबी क्रॉप जो है वो विंटर सीजन में होगा। इतना तो हम लोगों को याद है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, है ना। तो अगर रेनी सीजन की बात की जा रही है तो रेनी सीजन यूजुअली किस टाइम पर होगा? जुलाई से या फिर अगस्त से स्टार्ट होगा ना, अक्टूबर तक चलेगा। तो ये क्या है? खरीफ क्रॉप है, राइट। डैश आर रिच इन विटामिन। विटामिन में विटामिन किस में पाए जाते हैं? कौन सा ऐसा फूड सोर्स है जिसमें विटामिन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, रिच होते हैं विटामिन में? वेजिटेबल्स, क्योंकि अगर आप व्हीट एंड राइस बोलोगे तो दे आर व्हाट? दे आर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? वेजिटेबल्स। डैश क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन, बहुत इजी है, खरीफ क्रॉप का हमें पता है। तो बचा कौन सा? राबी क्रॉप। इतने इजी इजी क्वेश्चंस लेकर आई है ना मैम आज आप लोगों के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी है, फोटो पीरियड अफेक्ट करता है किस चीज को? बताओ फटाफट से, किस चीज को फोटो पीरियड अफेक्ट करेगा? फ्लावरिंग को अफेक्ट करेगा ना बच्चों। फ्लावरिंग प्लांट्स। खरीफ क्रॉप और कल्टीवेटेड फ्रॉम डैश टू डैश। आप लोगों को अभी जस्ट मैंने बताया है, अगर ये रेनी सीजन में होता है तो रेनी सीजन कब स्टार्ट हो जाता है? लास्ट जून से तो स्टार्ट हो जाता है ना, मिड जून या लास्ट जून से स्टार्ट हो जाता है टिल अक्टूबर। तो स्टार्टेड फ्रॉम जून टिल अक्टूबर। ये क्या है? समर सीजन का क्रॉप है, यानी कि खरीफ क्रॉप है। राबी क्रॉप कहां से कब से कब कल्टीवेट किए जाएंगे? जून से अक्टूबर अगर ये है तो नवंबर से कितना होगा? अप्रैल तक होगा, है ना। नवंबर टू अप्रैल, जितने भी टाइम तक मोस्टली थोड़ा बहुत ठंडापन रहता है। अप्रैल आते आते तो ठंड खत्म हो जाती है, लेकिन उस टाइम पे हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो पूरा जो सीजन होता है कल्टीवेशन का वो नवंबर टू अप्रैल है। पैडी, मेज, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम आर डैश क्रॉप्स। किस टाइप के क्रॉप्स है ये? बताइए। गर्मियों के मौसम में, बारिश के मौसम में इसको कल्टीवेट किया जाता है, तो ऑब्वियसली ये खरीफ क्रॉप्स होंगे। खरीफ। व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सारे आपको पता है। मस्टर्ड सरसों का खेत, यूजुअली विंटर्स में देखते होंगे सरसों का लहलहाता हुआ खेत, है ना। देखा है कि जो लोग गांव एरियाज में रहते होंगे या फिर गए होंगे कभी ना कभी दादी नानी के घर, ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे दूर दूर तक सरसों के खेत बहुत सारे ब्लूम कर रहे हैं एक तरह से। तो दैट इज राबी क्रॉप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। मैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अगले सेशन में लेकर आऊंगी। आज थोड़ा सा मेरा सोर थ्रोट का प्रॉब्लम अभी चल रहा है 2 दिन से, क्योंकि गले में इन्फेक्शन हो गया है, तो बहुत लाउड मैं बोल नहीं सकती हूँ, बहुत देर तक मैं बोल नहीं सकती हूँ। मैं सारी एनर्जी बचा कर रखती हूँ कि उसको बस क्लास में किसी तरह से बोल सकूं, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज को लेकर आप लोग एडजस्ट कर लो, कुछ दिन में सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, लंबे लंबे लेक्चर्स लेंगे बहुत जल्दी। मैंने सोचा है आप लोगों के लिए कि मैं 1 शॉट में पूरा सिलेबस थ्योरी का कंप्लीट करवाऊंगी, सेल, टिश्यू और फूड प्रोडक्शन का 1 शॉट में, चाहे वो 3 घंटे का, या तो वो लाइव हो सकता है या तो वो रिकॉर्डिंग हो सकती है, एनीथिंग, जैसा भी हम लोग डिस्कस करेंगे टीम में, जैसा भी पॉसिबल हो, पर बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। सो ये वाला क्वेश्चन देखो, अ टोटल ऑफ डैश न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल टू प्लांट्स, डैश एंड डैश आर सप्लाइड बाय एयर टू प्लांट, डैश इज सप्लाइड बाय वाटर टू प्लांट, soil supplied dash nutrient to plant, dash nutrients are required in large quantity and are called as dash, dash nutrients are needed in small quantity and are known as dash। तो इसका पहला आंसर क्या होगा बच्चों? फटाफट से बता दीजिए, कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं टोटल? 16 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को नीडेड होते हैं। डैश एंड डैश आर सप्लाइड बाय एयर टू प्लांट्स। कौन कौन सी चीजें सप्लाई होती है एयर से प्लांट को? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, राइट। चलिए, डैश इज सप्लाइड बाय वाटर टू प्लांट। वाटर से कौन सी चीज सप्लाई होती है प्लांट को?
हाइड्रोजन मिलता है उसको प्लांट वाटर से प्लांट को, ठीक है। सॉइल क्या सप्लाई कर रहा है, कौन से न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है प्लांट्स में, बताइए। सॉइल से लगभग 13 न्यूट्रिएंट सप्लाई हो रहे हैं प्लांट को। ये कौन सा किस तरह का न्यूट्रिएंट होता है और कितना होता है जो लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है, और उसको क्या बोलते हैं। 6 न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं और उन्हें हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, यानी कि उनका बहुत सारा क्वांटिटी चाहिए होता है प्लांट्स को। और बाकी के 7 न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, 13 है ना तो टोटल, तो 6 हो गए मैक्रो, 7 हो गए माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, पर चाहिए जरूर होते हैं, तो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज माइक्रो न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, फटाफट से इसको कर लो। मैच द फॉलोइंग ए एंड बी, कॉलम ए और कॉलम बी को आपको मैच करना है। कौन सा कैटल यूज होता है टिलिंग और कार्टिंग के लिए, टिलिंग और कार्टिंग के लिए कौन सा यूज होता है, कैटल, ठीक है। ड्रॉट एनिमल्स यूज होते हैं, है ना। तो ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इंडियन ब्रीड ऑफ चिकन कौन सा होगा, मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल, ब्रॉयलर, लोकल ब्रीड ऑफ कैटल, असील, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा असील, ठीक है। साहिवाल और रेड सिंधी क्या है, कौन कौन से ऑप्शंस बचे, मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स है ये, या ब्रॉयलर है, या लोकल ब्रीड ऑफ कैटल है, क्या है साहिवाल, रेड सिंधी क्या है, इट इज लोकल ब्रीड ऑफ कैटल, ठीक है। मिल्च, मिल्च क्या है, मिल्च वर्ड से पता चल रहा है मिल्क से रिलेटेड कोई चीज होगी, तो मिल्च आर व्हाट, दे आर मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स। चिकन बेटर फेड फॉर ऑब्टेनिंग, क्या ऑब्टेन करने के लिए, ब्रॉयलर्स, ठीक है। ब्रॉयलर्स को किस चीज के लिए यूज, ब्रॉयलर वो चिकन होते हैं जिसे फीड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, जिनको खाने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चंस हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़े से शॉर्ट आंसर्स वाले थे, 1 वर्ड और 1 लाइनर आंसर थे, मगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके सिलेबस से। तो ये वाला मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट कर दिया है। तो वीकेंड है, आराम से इसको देखो, आराम से इसको सॉल्व करो, सारे क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व करो, बाद में जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो सारी चीजें आप एनसीईआरटी में लिख भी लेना। बहुत जल्दी मैंने बोला आप लोगों को कि थ्योरी में लेकर आऊंगी, जिसको जिसको सेल टिश्यू या इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन में से किसी भी चैप्टर में दिक्कत आ रही है, इस लेक्चर को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि मैम मुझे ये वाले लेक्चर में, मुझे ये वाले चैप्टर में दिक्कत आ रही है, तो ये वाला चैप्टर अच्छे से करा दो। मैं फिर देखती हूँ कि कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग है, तो उसको मैं उस पूरे सेशन के दौरान थोड़ा लंबा लेकर जाऊंगी और थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करना चाहते हो, ये सारी चीजें मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और अगर आप नए बच्चे हो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो जो अगले साल 10th में जाने वाले हैं, तो अगर आप 10th क्लास की बायोलॉजी अच्छी तरह से सीखना चाहते हो अगले साल, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।